Did you know that every year in India, lakhs of babies are born with treatable genetic disorders that often show no symptoms at birth? Hello, I am Soumya Mathur, the founder of Living Rare Initiative, an effort committed to creating awareness, driving action, and ensuring care for inherited metabolic and genetic disorders. आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की या फिर नवजात शिशु जांच की। यह एक बेहद सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में गंभीर बीमारियों का पता जन्म के तुरंत बाद लेकिन लक्षण दिखाई देने से पहले ही लगा सकती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी लोकमत राजस्थान का, जिन्होंने इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें लिविंग रेयर को यह मंच देने के लिए। वी आर ट्रूली ऑनर्ड to welcome Dr. Priyanshu Mathur, a leading expert in this field who has been trained in inherited metabolic disorders and newborn screening at Emory University, School of Medicine, Atlanta, Georgia, USA. Dr. Mathur is currently the head of the Department of Medical Genetics and the State Nodal Officer for Rare Diseases for the Government of Rajasthan. He has played a pivotal role in developing the rare disease framework in the state and is a strong proponent of early diagnosis and preventive health care. डॉक्टर माथुर, इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत स्वागत है। सो थैंक यू सौम्या, जो आपने मुझे आज लिविंग रेयर कम्युनिटी की तरफ से इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने के लिए बुलाया। डॉक्टर माथुर, लिविंग रेयर की टीम ने न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग पर जब रिसर्च करी तब मुझे एहसास हुआ कि कितना बुनियादी और ज़रूरी प्रक्रिया है ये। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और ऑडियंस ये टर्म पहली बार सुन रहे होंगे, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग क्या होती है। तो अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर आप एक्सप्लेन कर सके न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग क्या होती है एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग फॉर इंडियन पेरेंट्स। अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की बात करें तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि जब नवजात बच्चा होता है उसके हम बीमारी के लक्षण आने से पहले उसके हम कुछ टेस्ट करा के उसमें संभावित कंजेनाइटल जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिजीज़ का पता कर सकते हैं, उसको हम न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम इंश्योरेंस स्कीम की बात करें तो इंश्योरेंस स्कीम लोग इसलिए लेते हैं ताकि उनके रिस्क मिटिगेट हो सकें और उनको कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में उनको मदद मिल सके। ऐसे ही न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हमको इंश्योरेंस की तरह ही, अगर बच्चे में कोई बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अगर उसके शरीर में अंदर कोई सीरियस मेटाबॉलिक या जेनेटिक बीमारी चल रही है उसका हमें समय रहते पता लगा सकते हैं और उसका समय रहते इलाज करके हम उसमें उसके दिमाग के विकास और मृत्यु के रिस्क को कम कर सकते हैं। That insurance policy analogy puts things in perspective. मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ये जो अर्ली इंटरवेंशंस होते हैं दीज आर नॉट जस्ट अबाउट हेल्थ बट ऑल्सो दे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस फॉर द फैमिली एज वेल एज फॉर द कम्युनिटी। कुछ आप इस पे इंसाइट्स हमें दे सकते हैं कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है जब डिजीज़ अर्ली डिटेक्ट हो जाता है बशर्ते वो बाद में लेट डिटेक्ट हो। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें देखा गया कि जब तक हमारे पास लक्षण आते हैं तब तक उन बच्चों के काफ़ी सारे डैमेजेस हो चुके होते हैं। तो ऐसी बीमारियों को अगर बाद में हम पकड़ते हैं और उनके ट्रीटमेंट का अगर हम खर्चा देखते हैं तो जो फैमिली के ऊपर और दूसरा जो सोसाइटी के ऊपर, जो गवर्नमेंट के ऊपर उसका खर्चा होता है, उसके कंपैरिजन में अगर हम इन बीमारियों को जल्दी पकड़ते हैं और बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम को हम नॉर्मल रख पाते हैं तो इसमें हम बहुत सारी कॉस्ट सेव कर सकते हैं। तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही एडवांटेज है कि हम इन ऐसी सारी बीमारियों को हम समय से पहले पकड़ सकते हैं और हम उन बच्चों का समय रहते इलाज शुरू कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि अगर हम हियरिंग डेफिशिट की बात करें तो जब बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स को ये नहीं पता चल पाता कि वो बच्चा ठीक से सुनता है कि नहीं, और जब तक उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि बच्चा ठीक से सुनता है कि नहीं तब तक वो लगभग 6 महीने से 1 साल का हो चुका होता है। पेरेंट्स ज़्यादातर इस कंप्लेंट से हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है। जब हम बच्चों के टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि उसको हियरिंग ही नहीं है, इसलिए उसने बोलना नहीं सीखा। तो ऐसे केसेस में अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके अर्ली ट्रीट करते हैं तो हम उनके इन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को नॉर्मल रख सकते हैं।
अगर हम न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की बात करें तो एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में जो हम पैनल्स कराते हैं उसका कॉस्ट फैमिली को अराउंड 1500 से 2000 रुपये तक का पड़ता है। और अगर हम एक्सपेंडेड पैनल कराते हैं जिसमें हम 50 प्लस बीमारियों को बर्थ पे स्क्रीन करते हैं तो फैमिली को उसका कॉस्ट लगभग 4000 से 5000 रुपये पड़ता है। बट अगर हम इन बीमारियों को नहीं पकड़ पाते तो हम अगर कॉस्ट देखें जो बर्डन फैमिली के ऊपर पड़ता है और जो बच्चा बड़ा होकर के जो उसका लॉस होता है वो लॉस इससे कई गुना ज़्यादा होता है। डॉक्टर माथुर, एक ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है या कहें कि एक सोच है, माइंडसेट है लोगों का कि मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, मुझे ये टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत है, या हमारे साथ इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती। तो इस तरह के माइंडसेट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो जो इस तरह का माइंडसेट है पेरेंट्स का, उनको ये समझना ज़रूरी है कि जो ये बीमारियां हैं, जो जेनेटिक बीमारियां हैं या मेटाबॉलिक बीमारियां हैं, इनके लक्षण जन्म पर नहीं आते। जैसे बच्चा बड़ा होता है उनके ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक एरर्स होने की वजह से उनका डेवलपमेंट या ऑर्गन सिस्टम डैमेज होने लगता है। जब वो सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए अगर बच्चा आपको नॉर्मल भी दिख रहा है तब भी न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हमें बहुत सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जो इन बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो इन छुपी हुई प्रॉब्लम्स को जल्दी पकड़ लेता है और हमको जल्दी ट्रीटमेंट करने में मदद करता है। और कई बार फैमिलीज़ हमसे पूछती है कि हमारी फैमिली में कभी भी किसी को कोई भी तरह की जेनेटिक बीमारी नहीं रही है तो हमें तब भी ये टेस्ट कराना ज़रूरी है क्या? तो वहाँ मैं ऐसे लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो ये डिफ़ेक्ट्स होते हैं ये नए म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, ये डी नोवो डिफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए अगर टेस्ट कराते हैं तो हमें ऐसे डिफ़ेक्ट्स भी पकड़ में आ जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर, दैट्स अ वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड आई एम श्योर ऑडियंस को समझ में आया होगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है? क्या ये बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल है या पेनफुल है? और किस तरह के इसमें कह सकते हैं किस तरह के डिजीज़ेस इसमें कवर होते हैं, किस तरह की कंडीशंस इसमें डिटेक्ट होती हैं? जो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग है इसमें कई कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है हियरिंग स्क्रीनिंग, सेकेंड कंपोनेंट है क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के लिए स्क्रीनिंग, तीसरा कंपोनेंट है ब्लड स्पॉट स्क्रीनिंग। तो जो पहली दोनों कंडीशंस है वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, वो टोटली पेनलेस है। और जो तीसरी कंडीशन है उसमें हमें कुछ सेकंड्स के लिए बच्चे को प्रिक करके उनके 3 to 5 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लेते हैं और उन ब्लड को हम लोग ब्लड स्पॉट स्क्रीनिंग बोलते हैं। उस ब्लड को हम लोग लैब में टेस्टिंग के जरिए लगभग 50 से 60 बीमारियों को हम स्क्रीन कर लेते हैं। तो जो पेन है ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है और ये बहुत ही क्विकली कर ली जाती है और इसमें बच्चों को कुछ सिर्फ क्षणिक पेन होता है और कोई भी इसमें लॉन्ग टर्म बच्चों को पेन नहीं रहता। और इसमें किस तरह की कंडीशंस कवर होती हैं? कौन से वो डिजीज़ेस हैं जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं? जैसे जो ब्लड स्पॉट स्क्रीनिंग है उसमें हम कंजेनिटल हाइपोथायरिज्म, कंजेनिटल एडिनल हाइपरप्लेजिया, G6PD, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, गैलेक्टोसीमिया, ये सब बीमारियों को हम स्क्रीन कर सकते हैं। Dr. Mathur, looking at a broader perspective, India has made commendable strides in terms of reducing the infant mortality rate. जिसे हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। प्रति 1000 में से कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जिसे कहते हैं IMR। अगर हम डेटा की बात करें तो 2014 में जहाँ पे हमारी IMR 39 थी और अब 2021 में वही कम होके 27 हो गई है। तो अगर हम इस तरह से बात करें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की, सो वेयर डू यू सी इंडिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट? क्या एक कनेक्शन है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का और IMR का डायरेक्टली? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो कि हम पहले 1 साल की लाइफ में जितने बच्चों को खोते हैं वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है, जिसमें 2014 में जो 39 थी वो फिगर कम होकर के हम 27 तक पहुंच गए हैं 2021 में, जो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। बट अगर हम इसमें कॉमन कॉजेज़ देखें तो उसके अंदर इन्फेक्शन है, माल न्यूट्रिशन है, बर्थ एस्फिक्सिया हैं, इनकी रेट्स में कमी होने की वजह से हमारी मृत्यु दर यहाँ तक पहुँची है। बट अगर हम और कॉजेज़ की बात करें जहाँ पे अभी हमें काफ़ी कुछ करना बाकी है, उसमें हमारे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है, प्रीमैच्योरिटी है, इन सब एरियाज़ में अभी हमें बहुत काम करना बाकी है। अगर हम इस मृत्यु दर को फर्दर कम करना चाहते हैं तो हमें इन सब चीज़ों को भी
चीज़ों को भी ध्यान में रख करके इनके लिए भी सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। और ऐसे ही जो इसी संदर्भ में जो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग है वो ऐसे ही कंजेनाइटल डिसऑर्डर को बर्थ पे आइडेंटिफाई करके इन बच्चों के मृत्यु दर को कम करने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। So, Dr. Mathur, despite the numerous benefits that you have just listed, there are a lot of myths and misconceptions जो public के mind में है regarding newborn screening. Can you help debunk some of those myths? तो जो सबसे कॉमन मिथ है वो ये मिथ है कि हमारे बच्चे को तो कुछ है ही नहीं, वो तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, तो हमें ये टेस्ट क्यों कराना है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि इनके लक्षण बीमारियों के कई बार जन्म पर नहीं आते हैं, और जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तब उनके लक्षण आते हैं, बट तब तक बहुत सारे अंग डैमेज हो चुके होते हैं। तो जो बच्चे नॉर्मल दिखते हैं उनमें भी हम न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करके हम बहुत सारी बीमारियों को पकड़ सकते हैं और उनका जल्दी इलाज करके बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम को बेहतर कर सकते हैं और उनकी मृत्यु की संभावना को कम कर सकते हैं। एक और जो मिथ है वो है कि जो टेस्ट है ये पेनफुल होगा। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये पेनफुल नहीं है, कुछ बस मोमेंट्री कुछ बच्चों को माइनर डिस्कम्फर्ट या पेन हो सकता है जब हम उनका हील प्रिक से सैंपल लेते हैं। तीसरा जो मिथ है ये स्क्रीनिंग, कुछ लोग ये मानते हैं कि स्क्रीनिंग सिर्फ उन्हीं फैमिलीज़ के लिए ज़रूरी है जहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री है, बट ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारी जो जेनेटिक बीमारियाँ हैं उनका ऑनसेट पहली बार उसी बच्चे में हो सकता है जो कि डी नोवो म्यूटेशंस हो सकते हैं। तो ऐसी भी बीमारियाँ जहाँ पहली बार शुरू हो रही है वो भी हम इनमें पकड़ सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट और मिथ है कि जो अगर किसी का स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब उस बच्चों को बीमारी है ही है। ऐसा नहीं है कि स्क्रीनिंग में कुछ बच्चे फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं और जब हम उनका कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो स्क्रीनिंग हमको ये बताता है कि किस बच्चे में बीमारियाँ होने की संभावना ज़्यादा है, और 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट ये स्क्रीनिंग नहीं होता, वो उसके बाद में कन्फर्मेटरी टेस्ट हमें अलग से करना होता है। थैंक यू डॉक्टर, दिस गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। किस तरह का माइंडसेट है जनरल पब्लिक के बीच में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिन पे ध्यान दिया जाए फॉर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। नाउ फॉर आवर ऑडियंस लुकिंग एट द ग्लोबल पिक्चर, ग्लोबल लैंडस्केप में अगर हम देखें तो यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हर भारतीय बच्चा जो पैदा होता है उसका मैंडेटरी न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट अगर हम कराएं, विच इज़ नोन एज यूनिवर्सल NBS, कई डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक US एंड यूरोपियन कंट्रीज़ वो लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करते हैं ये वाले प्रोग्राम्स। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगर हम बात करें USA की, तो USA ने अपना यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम 1960s में शुरू कर दिया था, जो लगभग 65 साल हो चुके हैं इसको। इंडिया में कुछ जगह पर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम कुछ फेजेस में स्टार्ट हो चुका है, और अगर हम और कंट्रीज़ की बात करें जैसे कनाडा और UK, वहाँ पे भी, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। इंडिया में अगर हम केरला की बात करें तो केरला ने अपना न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला रखा है, और वो लगभग 1,40,000 बच्चों को सालाना स्क्रीन कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियों को वो अर्ली आइडेंटिफाई करके अर्ली ट्रीटमेंट दे रहे हैं। साथ ही कर्नाटका में उडुपी पर एक पायलट न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम, एक स्टडी हुई जिसमें उन्होंने 5,000 बच्चों को स्क्रीन किया और उन्होंने कई सारी बीमारियों को अर्ली आइडेंटिफाई करके ट्रीट किया। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम इंडिया में भी किया जा सकता है। अगर आप एग्जांपल देखेंगे केरला का और उडुपी का, और इवन गोवा का, चंडीगढ़ का, जहाँ पे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, तो वो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम का मॉडल अगर हम समझ के उसको पूरे कंट्री लेवल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इवन स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। So Dr. Mathur, let's talk about numbers. If India today adopts universal newborn screening program, then what kind of costs we are talking about, and are there any significant cost savings that we can look at? सौम्या, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि अगर एक बच्चा जिसका डायग्नोसिस डिले हुआ है, हम उसकी हेल्थ केयर का कॉस्ट, उसका लॉस्ट इनकम प्लस उसको स्पेशल एजुकेशन, उसके साथ साथ में केयर गिवर बर्डन को अगर हम कैलकुलेट करें और अगर हम उसको अर्ली आइडेंटिफाई करके ट्रीट करते तो हमने जो कॉस्ट सेव किया होता, अगर हम इनको कंपैरिजन करें तो ऐसा देखा गया है कि अगर हम ₹1 न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग पे खर्च करते हैं तो हम लगभग 10 to 15 रुपीज़ लॉन्ग टर्म में सेव करते हैं।
तो यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि अगर हम रफली कैलकुलेट करें कि अगर हम किसी स्टेट में 100 करोड़ रुपीज़ हम बच्चों के यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम में खर्च कर रहे हैं, तो हम लॉन्ग टर्म में लगभग उससे 15 गुना अमाउंट हम सेव करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। जैसे कि आपने देखा पूरे कंट्री में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है। जो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, इसमें हर एक बच्चा जो पैदा होता है उनको कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, बट ये ज़रूरी तो नहीं कि उन बच्चों को ये बीमारियां होनी थी। बट वैक्सीनेशन प्रोग्राम की अगर हम एफिकेसी और इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो ये देखा गया कि लॉन्ग टर्म में बहुत सारी कॉस्ट सेव हुई है और हमने मृत्यु दर को एक सिग्निफिकेंटली लोअर लेवल पर हम इस प्रोग्राम के द्वारा ले जा चुके हैं। सिमिलरली अगर हम यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसका कॉस्ट सेविंग डेफिनेटली देखा गया है। जो भी कंट्रीज़ ने इसको इम्प्लीमेंट किया है वहाँ पे उन्होंने लॉन्ग टर्म में कॉस्ट सेविंग देखिए। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हम कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र करने वाले बच्चों को पहले 14 डेज़ की लाइफ में डायग्नोज कर लेते हैं और हम उनका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को रोक सकते हैं। और अगर कोई बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होता है तो उसका जो कॉस्ट है, जो लाइफ टाइम कॉस्ट है, उसके कंपैरिजन में जो ईजीली ट्रीटेबल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि एक प्रोग्राम जैसे इसी में एक अगर हम कंपेयर करना चाहें तो पोलियो वैक्सीनेशन एक जो कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया जिसके तहत इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है अब, वैसा ही उसी लेवल का एक कैंपेन हमें चलाने की ज़रूरत है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के लिए भी। सो इफ़ वी कंपेयर India with the US and other countries, especially in terms of infant mortality rate and the 7 main diseases that we were discussing, where does India stand today? अगर हम यूएसए का एग्जांपल लेते हैं तो यूएसए में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो ओनली 5.4 पर 1000 है, बट इंडिया में अभी भी हम 20s में हैं। तो अगर हम इस इन्फेंट मोर्टेलिटी को और कम करना चाहते हैं तो अब यह समय आ गया है कि हमें यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए और अर्ली डायग्नोसिस करके पेशेंट को ट्रीटमेंट करके हम मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। अगर हम जो कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जिनको हम बर्थ पे ही डायग्नोस कर लेते हैं और समय रहते इनका इलाज शुरू करते हैं तो हम बच्चों की मृत्यु दर को भी कम कर सकते हैं और उनके न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम को बेहतर कर सकते हैं। सो डॉक्टर माथुर, आई वांट टू नो किस तरह से गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है एंड व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स द गवर्नमेंट इज टेकिंग फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड हाउ डज न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग फिट इनटू द बिग पिक्चर? पिछले कुछ सालों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और काफ़ी कीननेस शो किया है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर काम कर सके और दे आर लुकिंग फॉर द वेज टू इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम ऑल्सो। आपने कुछ पिछले सालों में देखा है कि जो फ्री मैटरनिटी और फ्री न्यूबॉर्न सर्विसेज हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारी योजनाएं जैसे PMJAY योजना, माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इनके अंदर गवर्नमेंट ने मैटरनिटी और बच्चों के डिलीवरी के टाइम पे होने वाले एक्सपेंसेस को कवर किया है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं वहीं पर ये भी अब समय आ गया है कि जो यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उसको भी किसी तरीके से इन सब प्रोग्राम के अंदर इनकॉर्पोरेट करके इसको भी अब चलाया जाए। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एफर्ट्स, सो इफ़ वी कैन डिटेक्ट दिस डिजीज अर्ली एंड वी कैन ट्रीट these patients, so we can reduce the infant mortality as well as we can improve the neurodevelopmental outcome. We have spoken about a lot of programs and the initiatives that the government is taking at the moment for preventive health care. But I want you to focus or throw more light on what are some of these challenges that the government is facing, or what are the challenges that stop us from implementing universal newborn screening program today? तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है अवेयरनेस। अभी बहुत कुछ करना बाकी है इसके लिए, अवेयरनेस जगाने के लिए, इवन इन हेल्थ केयर पर्सनल्स, इवन इन द पेरेंट्स, जो प्रॉस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं उनको हमको अवेयर करने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। दूसरा चैलेंज है फाइनेंशियल चैलेंजेस, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉस्ट। सो जो ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं इनको हम किस तरह से कोप अप कर पाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जिसके अंदर वो ये यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की कवरेज को कर सकें और लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सके।
तीसरा एक चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि पूरे कंट्री में अगर हम न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की बात करें तो हमें काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। ऑलमोस्ट हमें हर स्टेट में 1 या 2 हमें सेंट्रलाइज्ड लैब चाहिए होंगी जहाँ पे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया जा सके। दूसरा, हमें ऐसे हॉस्पिटल्स भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहाँ पे जो हमने डायग्नोस किया है उनका फॉलोअप और ट्रीटमेंट हो सके। एक चैलेंज और है कि जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो बच्चों का डिस्चार्ज होता है वो 24 से 48 आवर्स में हो जाता है, और जो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का सैंपल लेने का जो बेस्ट टाइम है वो अराउंड 24 से 48 आवर्स है, और अप टू 7 डेज़ हम लोग सैंपल ले सकते हैं। एक और चैलेंज है जिसमें ट्रैकिंग। हमें इस तरह की एप्लीकेशंस डेवलप करनी पड़ेंगी कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में डायग्नोस हुए उनको समय पे हम इन्फॉर्म कर सकें, और इन्फॉर्म करके हम उनको ट्रैक कर सकें कि उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है कि नहीं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनको अगर हम कॉन्कर कर पाते हैं तो हम न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So, Dr. Mathur, looking at all the initiatives that the government has already taken, what are some of the suggestions that you would like to make to the government of India and to the state government? क्या वो steps लेने चाहिए to actually move forward in implementing newborn screening in India? द गवर्नमेंट के लेवल पर उनको ये पॉसिबिलिटीज़ देखनी चाहिए कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें और कैसे हम अवेयरनेस इसके लिए पूरे स्टेट में अवेयरनेस जगा सकें, जिससे पब्लिक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम को पर फोकस करें और समय रहते अपने बच्चों का न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं। सेकंड इम्पॉर्टेंट है, अगर हम कॉरपोरेट्स और हेल्थ केयर पर्सनस की बात करें तो उनके लेवल पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके हम लोग बहुत सारे जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं उनको हम लोग अवेयर कर सकते हैं और समय रहते न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। इसी के तहत अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक इस तरह का इनिशिएटिव है जो अकेले गवर्नमेंट से नहीं होगा, वी नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर एंड मोर पीपल, जनरल पब्लिक का इसमें अवेयरनेस, जैसा कि आपने कहा, अवेयरनेस की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ें। इस तरह के इनिशिएटिव्स डेफिनेटली जो वर्ड है उसको बहुत फास्ट स्प्रेड कर सकते हैं, और एक सक्सेसफुल यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो हमें जी, जो लिविंग रेयर आपका इनिशिएटिव है और आप जो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं और आज जिस चैनल के द्वारा आप लोगों को न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए और रेयर जेनेटिक डिजीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही प्रोग्राम आगे भी करके मोर और मोर पीपल्स को इसके बारे में अवेयर करें। यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट है, कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, इन सब का एक जॉइंट रोल रहेगा, तभी हम इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। I just wanted to add that, as Dr. Mathur explained so well, that newborn screening is just a test, but it's not just a test, but it's an insurance policy for your child's healthy and happy future. And we all should seriously consider it and provide our children with the protection that they deserve. एंड इसी के तहत मैं ये कहना चाहूँगी कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग मिशन राजस्थान की जो हमने मुहिम स्टार्ट करी है उसमें आप सब ऑडियंस हमारे साथ जुड़ें और इसे आगे तक लेके चलें। डॉक्टर प्रियांशु, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड हमें इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए और अपने सुझाव देने के लिए। जो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग है ये आपके बच्चों के लिए गिफ्ट ऑफ लाइफ हो सकता है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर्स को न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बारे में पूछें और अपने बच्चे का बर्थ पे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियांशु फॉर जॉइनिंग अस टुडे। लोकमत के पॉडकास्ट में आज बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।